लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, मैं आपसे विनती करता हूं, लिखने के लिए कभी एआई का सहारा मत लीजिए। इस लेख में लेखक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग को लेकर एक गंभीर चेतावनी देता है। लेख का कहना है कि एआई से लिखवाना केवल नकल या नैतिकता का सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारी सोचने, तर्क करने और अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। लेखक के अनुसार लिखना केवल शब्दों को जोड़ना नहीं, बल्कि विचारों को आकार देने, उन्हें परखने और जिम्मेदारी के साथ सामने रखने की प्रक्रिया है। यदि ये काम मशीन करने लगेगी तो इंसान का मानसिक अभ्यास कम होता जाएगा। लेख में समझाया गया है कि चाहे स्कूल का असाइनमेंट हो, दफ्तर का ईमेल, कोई भाषण या निजी संदेश, अगर हर जगह एआई लिखने लगेगा तो इंसान धीरे धीरे अपने विचारों को खुद व्यक्त करना भूल जाएगा। लेखक का मानना है कि रोजमर्रा का साधारण लेखन भी दिमाग को मजबूत बनाता है। जैसे सीढ़ियां चढ़ने से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही खुद लिखने से सोचने और रचनात्मकता की क्षमता विकसित होती है। एआई इस मेहनत को आसान तो बना देता है, लेकिन उसी के साथ सीखने और बेहतर बनने का अवसर भी छीन लेता है। लेख में यह भी चिंता जताई गई है कि विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में शोध पत्र और असाइनमेंट एआई की मदद से लिखे जा रहे हैं। इससे केवल शैक्षणिक ईमानदारी ही नहीं, बल्कि समाज की बौद्धिक क्षमता और लोकतांत्रिक संस्कृति भी प्रभावित हो सकती है। लेखक का तर्क है कि पढ़ने और लिखने की आदत ही लोगों को स्वतंत्र सोचने, सवाल पूछने और सही गलत का निर्णय लेने योग्य बनाती है। यदि लोग ये अभ्यास छोड़ देंगे तो वो तैयार विचारों पर निर्भर होते जाएंगे और लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद कमजोर पड़ सकती है। लेख का मूल संदेश ये है कि एआई को सुविधा का साधन तो बनाया जा सकता है, लेकिन अपनी सोच और लेखन का विकल्प नहीं। लेखक लोगों से आग्रह करता है कि चाहे कुछ पंक्तियां लिखने में थोड़ा अधिक समय लगे, फिर भी वो अपने शब्दों में लिखें। यही स्वतंत्र सोच, रचनात्मकता और जिम्मेदार नागरिक होने की सबसे बड़ी पहचान है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय कैमी बैडेनॉक के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी, उदारवाद को हटाना सामान्य समझ नहीं। इसमें ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नेता कैमी बैडेनॉक की राजनीतिक रणनीति और नेतृत्व पर सवाल उठाए गए हैं। संपादकीय का संदर्भ उस विवाद से जुड़ा है जिसमें समरसेट की स्थानीय परिषद के चुनाव के लिए पूर्व नव नाजी विचारधारा से जुड़े जोशुआ बोनहिल पेन को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। भारी आलोचना के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने पार्टी नेतृत्व के फैसलों और उसकी राजनीतिक दिशा पर बहस छेड़ दी। संपादकीय का कहना है कि कैमी बैडेनॉक ने पहले इस उम्मीदवार का ये कहकर बचाव किया कि उसने अपनी पुरानी कट्टरपंथी सोच छोड़ दी है और अब वो उग्रवाद के खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन लेख याद दिलाता है कि जब लेबर पार्टी की नेता लुइस हेक को पुराने मामूली अपराध के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, तब बैडेनॉक ने उनके प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई थी। ऐसे में संपादकीय उनके रवैये को दोहरे मापदंड का उदाहरण बताता है और कहता है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के लिए अनुपयुक्त है तो उसे स्थानीय निकाय के लिए भी उपयुक्त नहीं माना जाना चाहिए। लेख का व्यापक तर्क यह है कि कंजर्वेटिव पार्टी अपनी पहचान के संकट से गुजर रही है। बैडेनॉक का मानना है कि पार्टी 2024 का चुनाव इसलिए हारी क्योंकि उसने दक्षिणपंथ की बातें की, लेकिन वामपंथ जैसी सरकार चलाई। इसी सोच के साथ वो पार्टी को और अधिक दक्षिणपंथी दिशा में ले जाना चाहती हैं। संपादकीय के अनुसार अब पार्टी में ऐसे नेताओं और उम्मीदवारों के लिए जगह कम होती जा रही है जो नेट जीरो जलवायु लक्ष्य, यूरोपीय मानवाधिकार संधि या उदारवादी वन नेशन कंजर्वेटिव विचारधारा का समर्थन करते हैं। इससे पार्टी का मध्यमार्गी और व्यापक जनाधार कमजोर हो रहा है। संपादकीय का निष्कर्ष है कि मुख्यधारा की मध्यमार्ग की राजनीति से दूरी बनाकर केवल कट्टर राष्ट्रवादी एजेंडे के पीछे चलना कंजर्वेटिव पार्टी को मजबूत नहीं करेगा। लेख का संदेश है कि यदि कैमी बैडेनॉक वास्तव में सामान्य समझ और गंभीर राजनीति की बात करती हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने नेतृत्व, अपने निर्णयों और अपनी राजनीतिक रणनीति की उसी कसौटी पर निष्पक्ष समीक्षा करनी चाहिए। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, असुरक्षित समुदायों में सुरक्षित स्कूल नहीं बनाए जा सकते। इसमें नाइजीरिया में स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। लेख का संदर्भ हाल ही में ओयो राज्य के 39 छात्रों और 6 शिक्षकों की रिहाई से जुड़ा है।
जिन्हें बंदूकधारियों ने स्कूल से अगवा कर 56 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। लेखक का कहना है कि ये घटना केवल एक अपहरण नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण है कि 2014 में चिबोक की छात्राओं के अपहरण के बाद शुरू की गई सेफ स्कूल्स इनिशिएटिव अपने मूल उद्देश्य को हासिल नहीं कर सकी। लेख के अनुसार इस योजना के तहत स्कूलों में 4 दीवारी, सुरक्षा गार्ड, निगरानी व्यवस्था, प्रवेश नियंत्रण और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जैसी व्यवस्थाएं की गईं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हजारों स्कूल आज भी बिना सुरक्षा के हैं और योजना के लिए आवंटित धन के दुरुपयोग के आरोप भी सामने आए हैं। 2014 के बाद भी हजारों छात्र और शिक्षक अपहरण का शिकार हुए हैं, जबकि कई इलाकों में सुरक्षा की कमी के कारण स्कूल महीनों से बंद पड़े हैं। इससे साफ है कि केवल स्कूल परिसर को मजबूत कर देने से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती। लेख का मुख्य तर्क है कि खतरा स्कूल की 4 दीवारी के बाहर है। यदि आसपास के गांव, सड़कें, जंगल और पूरे इलाके में कानून व्यवस्था कमजोर है तो स्कूल की दीवारें भी बेअसर साबित होंगी। बच्चे स्कूल आते जाते समय भी खतरे में हैं। इसलिए केवल भवनों की सुरक्षा नहीं बल्कि पूरे समुदाय की सुरक्षा जरूरी है। लेखक ये भी चेतावनी देता है कि यदि स्कूलों को किले या सैन्य चौकियों जैसा बना दिया जाएगा तो बच्चों के मन में भय का माहौल पैदा होगा, जिसका असर उनकी मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। लेख का निष्कर्ष है कि नाइजीरिया को स्कूल सुरक्षा की नीति को व्यापक सुरक्षा रणनीति से जोड़ना होगा। इसके लिए सुरक्षा तंत्र में सुधार, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, प्रभावी खुफिया और चेतावनी तंत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में कानून का मजबूत राज, आतंकवाद और उग्रवाद पर नियंत्रण तथा गरीबी और बेरोजगारी जैसी मूल समस्याओं पर काम करना जरूरी है। लेख का स्पष्ट संदेश है कि जब तक समुदाय सुरक्षित नहीं होंगे तब तक स्कूलों को वास्तव में सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय शीर्ष पायदान खेलो इंडिया स्कीम का नया चरण। इसमें भारत की खेल महत्वाकांक्षाओं और उन्हें पूरा करने के लिए शुरू किए गए खेलो इंडिया योजना के नए चरण का विश्लेषण किया गया है। संपादकीय का कहना है कि यदि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी करना चाहता है तो केवल मेजबान बनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे पदक तालिका में भी शीर्ष देशों के करीब पहुंचना होगा। इसके लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की बड़ी संख्या तैयार करना और मजबूत खेल ढांचा विकसित करना सबसे बड़ी जरूरत है। लेख के अनुसार केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया योजना के नए चरण के लिए 29,054 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जो पहले की तुलना में कई गुना अधिक हैं। योजना का उद्देश्य कम उम्र में प्रतिभाओं की पहचान करना, हर जिले में खेल केंद्रों और उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या बढ़ाना, स्कूलों और क्लबों को खेल प्रणाली से जोड़ना तथा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कोच मान्यता बोर्ड की स्थापना, खेल शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ने और खिलाड़ियों का डिजिटल डेटा तैयार करने जैसी पहलें इस योजना का हिस्सा हैं। संपादकीय का मानना है कि इतनी बड़ी योजना की सफलता केवल बजट पर नहीं बल्कि उसके ईमानदार, पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। प्रतिभा पहचानने से लेकर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की पूरी व्यवस्था मजबूत करनी होगी। साथ ही भारत की डोपिंग से जुड़ी खराब छवि सुधारना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और फिट इंडिया जैसे अभियानों को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाना भी उतना ही जरूरी है। लेख का निष्कर्ष है कि भारत के पास खेल महाशक्ति बनने का अवसर है, लेकिन इसके लिए केवल बड़े लक्ष्य घोषित करना पर्याप्त नहीं होगा। मजबूत खेल अवसंरचना, प्रशिक्षित कोच, पारदर्शी व्यवस्था, स्वच्छ खेल संस्कृति और जमीनी स्तर पर निरंतर निवेश ही भारत को 2036 ओलंपिक और उससे आगे वैश्विक खेल मंच पर नई पहचान दिला सकते हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.